बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ग्रेड 9 आपको मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग खुश आमदीद कहते हैं। तो 9th क्लास हम लोग जो है वो अपना जो है यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आइडियोलॉजी के बारे में, टू नेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। उसके साथ फिर ये था कि हम लोगों ने टू नेशन थ्योरी यानी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने फंडामेंटल जो है वो और कंपोनेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ा, यानी हम लोगों ने नज़रिया पढ़ा, नज़रिए की इकसाम के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने नज़रिए की अहमियत और ज़रूरत के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने नज़रिए की ज़ायद तरकीबी, और फिर एंड में हम लोगों ने टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नज़रिए में एवोल्यूशन यानी नज़रिए के इर्तिका के बारे में पढ़ा। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो भी सारे अटैम्प्ट किए। ठीक है, तो आज जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है जो टॉपिक है वो है जी ideology of Pakistan in the light of the statement of इलामा मोहम्मद इकबाल एंड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यानी आज हम नज़रिया पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा मोहम्मद इकबाल के जो फरमूदात हैं यानी जो उन्होंने स्टेटमेंट्स की हैं उनकी रोशनी में हम लोग यानी नज़रिया पाकिस्तान को उन दोनों के फरमूदात की रोशनी में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अभी हम पढ़ते हैं, उसके बाद आज के जो लेक्चर में हम इलामा मोहम्मद इकबाल को पढ़ेंगे और नेक्स्ट में हम लोग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द पोएट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरिक। पोएट ऑफ द ईस्ट कौन है? शायर मशरिक है जी इलामा मोहम्मद इकबाल। इलामा मोहम्मद इकबाल को क्या कहा जाता है? शायर मशरिक। क्या कहते हैं? शायर मशरिक कहते हैं। पोएट ऑफ द ईस्ट है वो है इलामा मोहम्मद इकबाल। एंड द फादर ऑफ द नेशन, और बाबाए कौम कहते हैं किसको? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पोएट ऑफ ईस्ट कौन है? इलामा मोहम्मद इकबाल। और फादर ऑफ द नेशन कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वर द मोस्ट प्रोमिनेंट अमोंग दोज हु प्लेड देयर रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कहते कि ये उनमें से हैं जिन्होंने, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया। ठीक हो गया? क्या कहते हैं कि ये वो कौन कौन? पोएट ऑफ ईस्ट इलामा मोहम्मद इकबाल एंड फादर ऑफ द नेशन यानी बाबाए कौम, इन दोनों के बारे में कहते हैं कि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में बहुत 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 अहम किरदार अदा किया। क्लियर हो गया? These two great leaders explain the ideology of Pakistan in the most appropriate words in their speech and statements on different occasions. अब इन दोनों के बारे में कहते हैं कि इन दो अजीम रहनुमाओं, कौन दो अजीम? इलामा मोहम्मद इकबाल यानी पोएट ऑफ ईस्ट एंड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फादर ऑफ द नेशन। इन दो जो आपके रहनुमा थे, इन्होंने डिफरेंट ओकेजन्स पर यानी मुख्तलिफ मौक़े पर अपने इरशादात और फरमूदात में किसकी? नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान क्या हो गया? यानी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेनेशन यानी वजाहत की है। मुख्तलिफ ओकेजन होते हैं ना, मुख्तलिफ मौक़े पर उन्होंने बहुत इसकी बेहतर अंदाज में इसकी वजाहत की है। इलामा इकबाल illuminated the concept of a separate Muslim state before the Muslims of South Asia। कहते कि यहाँ पर क्या हुआ था कि इलामा इकबाल ने क्या किया था? जनूबी एशिया के मुसलमानों के सामने एक अलग मुस्लिम रियासत का तस्वर उजागर किया। क्या किया इलामा मोहम्मद इकबाल ने? इलामा मोहम्मद इकबाल illuminated द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट बिफोर द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया, कि इलामा इकबाल ने जनूबी एशिया के जो मुसलमान थे उनके सामने एक अलग मुस्लिम रियासत का तस्वर पेश किया। एंड वाइल, और इसी तरह से कायद आज़म के बारे में, कायद आज़म लेड द एक्टिव मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू दिस आइडिया, कि उन्होंने क्या किया कि कायद आज़म ने जो ये कौन देखा था, कौन जो इलामा मोहम्मद इकबाल ने जो तस्वर देखा था, कायद आज़म ने इस तस्वर को अमली शक्ल देने के लिए
मुसलमानों की अमली जदोजहद में उनकी रहनुमाई की। क्या हुआ जी? इलामा इकबाल ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के सामने एक अलग मुस्लिम रियासत का तस्वर किया, जबकि कायद आज़म ने इस तस्वर को अमली शक्ल देने के लिए मुसलमानों की अमली जदोजहद में उनकी रहनुमाई की। ठीक हो गया। फाइनली पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। तो फिर आखिर क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट अब शुरू करते हैं इलामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इलामा मोहम्मद इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, लाइक सर सैयद अहमद खान की तरह इलामा मोहम्मद इकबाल was also initially a great supporter of Hindu Muslim unity and united Indian nationalism। सर सैयद अहमद खान की तरह इलामा इकबाल भी शुरू में इनिशियली यानी इब्तदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सपोर्टर थे। किसके? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुत्तहदा हिंदुस्तानी कौमियत के ज़बरदस्त हामी थे कि वो भी स्टार्ट में जो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसका और यूनाइटेड इंडियन नेशनलिज्म के यानी बहुत ज़बरदस्त हामी थे। वो भी सर सैयद अहमद ख़ान की तरह थे कि शुरू में कि मुसलमान और हिंदू जो है का इत्तेहाद होना चाहिए और मुत्तहदा हिंदुस्तानी कौमियत यहाँ पर होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। बट इन द लाइट ऑफ लेटर डेवलपमेंट्स एंड इवेंट्स, लेकिन जो बाद में पेश आने वाले और हालात और वाक़यात थे, he put forward the idea of a separate state for the Muslims of Indo-Pak subcontinent। तो फिर क्या हुआ कि जो बाद में पेश आने वाले जितने हालात और वाक़यात थे उनके तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए एक अलग रियासत का तस्वर पेश उन्होंने किया। ठीक हो गया। इन 1930 में while delivering his presidential address at the annual session of Muslim League at Allahabad, he said 1930 में अलाहाबाद के मकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में एक प्रेसिडेंशियल यानी सदारती खुतबे में उन्होंने फरमाया, इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप। कहते इंडिया जो है वो ऐसे इंसानी ग्रोहों का खित्ता है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेस, जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन्स, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार हैं। अभी बता रहे कि हिंदुस्तान कहते हैं ऐसे इंसानी ग्रोह का खित्ता है जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार हैं। The principles of European democracy cannot be implemented in India। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यूरोपी तर्ज जमहूरियत के असूल हिंदुस्तान में राइज नहीं किए जा सकते, क्योंकि हम लोग ताल्लुक़ जो रखते हैं इस्लामी से, तो हम लोग उनकी जो वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो उनकी जितने भी वेस्टर्न प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लोग किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं है, और ना ही वो असूल ऐसे हैं कि जिन्हें यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यानी यहाँ पर उन्हें राइज नहीं किया जा सकता। द मुस्लिम डिमांड फॉर अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज़ देयरफॉर परफेक्टली जस्टिफाइड। अब यहाँ पर उसने कहा कि इसलिए मुसलमानों का ये मुतालबा है, क्या मुतालबा है, कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान रियासत कायम की जाए, मुकम्मल तौर पर जायज़ है। यहाँ पे अब कह रहे हैं कि इसका पूरा बताते कहते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे इंसानी गिरोहों का खित्ता है जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार हैं। और यूरोपी तर्ज़ जमहूरियत के जो असूल हैं, जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक के जो असूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हिंदुस्तान में कभी भी इम्प्लीमेंट यानी राज नहीं हो सकते। और मुसलमानों का ये मुतालबा कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान रियासत कायम की जाए, मुकम्मल तौर पर जायज़ है। ठीक हो गया। आगे कहते हैं इन द सेम इलाहाबाद एड्रेस, खुतबा इलाहाबाद में ही उन्होंने कहा, ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ मुस्लिम स्टेट इन दीज वर्ड्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुसलमान रियासत का तस्वर इन अल्फाज में
पेश किया। I would like to see the Punjab, North-West Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. It appears to be final destiny of the Muslims of North-Western India. यहाँ पे क्या उन्होंने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दिया जाए। ये शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों की तकदीर बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो था आज का जो हमारा ये लेक्चर था। तो इसके साथ साथ जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो रह गए हैं दो तो मैं आपको वो भी अभी करवाती हूँ। जी 9th क्लास, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। वाई वॉज फेल्ट नेसेसरी टू फॉर्म मुस्लिम लीग, कि मुस्लिम लीग को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। तो सबसे पहले कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी 1867। इन 1867 सर सैयद अहमद खान प्रेजेंटेड टू नेशन थ्योरी। उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया जी 1867 में। इट मीन्स दैट द रिलीजन, culture, civilization, tradition, social values of Hindus and Muslims are different. Therefore, they could not live together. उन्होंने कहा कि जो मुसलमान मजहबी लिहाज से देखें, सकाफती लिहाज से देखें, तहजीबी लिहाज से देखें, रवायत देखें, सोशल इक़दार हम अपनी देखें, तो उस लिहाज यानी ईच एंड एवरीथिंग मुसलमानों और हिंदुओं की बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुई इन 1885 में। जो कांग्रेस बनी थी वो रिटायर्ड, उसके बारे में बताया था कि ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था A.O. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेव ह्यूम, फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने एक सियासी जमात बनाई ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। एज दिस पार्टी रिप्रेजेंटेड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। हालांकि वो कहती थी कि ये मुसलमान और हिंदू दोनों की नुमाइंदा जमात है, बट इट्स पॉलिसीज एंड डिमांड्स वर टोटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। लेकिन जो उसकी जितनी भी पॉलिसीज थी, जितने भी उनके मुतालबात थे, वो सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ थे। नेक्स्ट आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इन 1905, अच्छा इसके बारे में बताऊं कि जब इस्लाहात शुरू की ना उन्होंने लंदन में, जब अंग्रेज़ों ने इस्लाहात की तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हिंदुस्तान में भी हम कुछ रिफॉर्म्स कर दें, कुछ इस्लाहात कर दें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बांग्लादेश जो बंगाल है वो उसमें वो ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, तो उसको हम ऐसे करते हैं कि वो बहुत बड़ा एक सूबा है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्सों में डिवाइड करने से ये होगा कि जो यहाँ के लोगों पे बर्डन भी कम होगा और उन लोगों को भी तरक्की के मौके ज़्यादा मिल जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने 1905 में बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में तकसीम किया ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, यानी इंतज़ामी लिहाज से। द हिंदूज अपोज दिस डिसीजन, हिंदू जो थे वो इसके बिल्कुल खिलाफ हो गए। मेनली बिकॉज इन वन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस, वो किसी सूरत में भी इनको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हुआ नहीं देख सकते थे, लाइक ईस्टर्न बंगाल और आसाम का। क्यों? मुस्लिम मेजॉरिटी हैड बीन इस्टेब्लिश्ड, क्योंकि अगर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता तो क्या होता, उससे किसको फ़ायदा होता है कि मुसलमानों को। तो ये हिंदू जो थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को कोई फ़ायदा हासिल हो। दिस पोजीशन वॉज इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि ये वाली जो चीज़ थी ये मुसलमानों के हक में थी, तो इसलिए वो किसी सूरत में ये नहीं चाह रहे थे कि मुसलमानों को कोई फ़ायदा हासिल हो। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हर तरह से फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कि शिमला डेपुटेशन 1906। तो फिर क्या हुआ कि 1906 में मैंने आपको बताया ना कि रिफॉर्म्स कर रहे थे, तो उन्होंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। तो फिर जब रिफॉर्म्स हो रही थी तो मुसलमानों ने कहा क्यों ना हम भी जाके वो इस तरह से मिलते हैं, अपने जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनके सामने पेश करते हैं, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं तो हमें भी कोई फ़ायदा हासिल होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1906 मुस्लिम डेलीगेशन, मुसलमानों का एक वफ्द अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, सर आगा खान की क़यादत में
met with British Viceroy Lord Minto. वो ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड मिंटो से मिले एंड डिमांड फ्रॉम हिज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, और उन्होंने मुतालबा किया, क्या उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने मुतालबा किया कि हमें भी जो है जुदागाना इंतखाबात का हक दिया जाए, कि मुसलमान जो है मुसलमानों को चुने और हिंदू जो है हिंदुओं को चुने। सो द मुस्लिम कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि हम मुसलमानों ने फिर क्या किया, जो इलेक्शंस हुए उसमें उन्होंने अपनी जो मजलिस कानून साज में उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। इन द व्यू ऑफ दिस situation, the Muslim realized the need to create a separate political party for them, and All India Muslim League was founded in formed in 1906। तो क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो व्यू थे सारे, जो उन्होंने रियलाइज़ किया और उन चीज़ को माना कि हमारी भी एक सियासी जमात होनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से 1906 में एक अपनी पार्टी जो थी वो उन्होंने स्टैम्प तरतीब बनाई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द नेहरू रिपोर्ट अफेक्ट द मुस्लिम थिंकिंग ऑफ मुस्लिम्स। कहते कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उन्होंने मुसलमानों की थिंकिंग पे क्या असरात छोड़े। सबसे पहले कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय मोतीलाल नेहरू, अ कांग्रेस लीडर इन 1928। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो थी वो एक कांग्रेस का लीडर था मोतीलाल नेहरू, उसने पेश की। ज्वाइंट मीटिंग, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा ये किस लिए मीटिंग हुई थी, कि हमें चाहिए कि हम सारे हिंदुस्तानी मिलकर अपने लिए कोई एक मुश्तरका आइन बनाए, उसके लिए ये कमेटी मुंतखब की थी, लेकिन इसमें मेजॉरिटी जितनी भी थी वो सारी की सारी हिंदुओं की थी। अब ज्वाइंट मीटिंग हुई कैसे हुई, 1928 में अ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ ऑल द parties of India was held in which an attempt was made to formulate a unanimous constitution for India। कहते हैं 1928 में एक मुश्तरका सारी पार्टियों की कॉन्फ्रेंस हुई जिनमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए एक मुश्तरका आइन बनाया जाए। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन विच द हिंदूज एंड कांग्रेस लीडर्स वर इन मेजॉरिटी। तो इस मकसद के लिए एक कमेटी बनाएगी जिसमें तादाद किसकी ज़्यादा थी, हिंदुओं की और कांग्रेस लीडर्स की। अब कमेटी ऑफ ऑल पार्टीज, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय अ कमेटी ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। तमाम पार्टी के लोगों ने जो था उनमें से मोतीलाल जो नेहरू था वो उसको ऐड बनाया गया। अब अफेक्ट और पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की सोच पर क्या असर। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, जितनी भी सिफारिशात थी इस कमेटी की, वाज टोटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट एंड विशेस ऑफ मुस्लिम। वो तमाम की तमाम जो थी वो मुसलमानों के इंटरेस्ट और उनके विशेस के खिलाफ थी। राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो उन्होंने 1906 में जो है कहा था कि लॉर्ड मिंटो से मिले तो उन्होंने कहा था मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, यानी उन्हें जुदागाना इंतखाब का तरीका दिया जाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वर रिजेक्टेड थ्रू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो मुसलमानों को ये जुदागाना तर्ज इंतखाब का हक दिया गया है ये इनसे छीन लिया जाए। नेक्स्ट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेहरू रिपोर्ट फिनिश द पॉसिबिलिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर एवर, एंड मुस्लिम फेल्ट द डिफेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट इज इम्पॉसिबल इन यूनाइटेड इंडिया अंडर हिंदू मेजॉरिटी। अब जी जो रिपोर्ट थी इसने जो मुसलमानों के दरमियान जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसमें दोनों ने कहा था कि हम लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, तो ये जो चीज़ थी इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी अब मुसलमानों ने सोच लिया था वो कभी भी हिंदू मेजॉरिटी के अंडर रहकर, यानी कभी इम्पॉसिबल है कि यूनाइटेड इंडिया हो और उसमें हम लोग हिंदुओं के अंडर रहकर काम करें, ये कभी भी नहीं हो सकता। अब व्यू ऑफ कायदे-ए-आज़म था, दिस इज़ द हिस्टोरिकल पॉइंट वेयर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू नेशन थ्योरी एट दिस इम्पॉर्टेंट जंक्चर कायद टोल्ड फ्रॉम हेयर आर मूड्स आर डिफरेंट। तो ये जो था ये जो दिस इज़ द हिस्टोरिकल पॉइंट, ये वो तारीखी मकाम था जहाँ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो थी वो टू नेशन थ्योरी जो थी वो नज़रिया पाकिस्तान में तब्दील हो गई, और यहाँ से कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि अब यहाँ से हमारे रास्ते जो हैं वो जुदा होते हैं, यानी अब हम लोग जो है कभी भी एक नहीं रह सकते, यहाँ से अब हमारे रास्ते जुदा होते हैं। ठीक हो गया।
जी, तो यहाँ पे आप उर्दू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि मुस्लिम लीग, सवाल नंबर 6 था, मुस्लिम लीग के क़याम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? 1885 में रिटायर ऑफिसर ह्यूम ने एक सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से काम किया। इसका दावा था कि मुसलमानों और हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, लेकिन उसकी जितनी भी वो हिंदुओं का गलबा था और जितनी पॉलिसियाँ और मुतालबात थी वो सारी की सारी हिंदुओं मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, और मुसलमान चाहते थे इन सब चीज़ों को कि उन्हें एक अलहदा जमात बनानी चाहिए। अब सबसे पहले कहते हैं कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मनी। मुत्तहदा हिंदुस्तान में जब भी हकूक़ की बात होती तो कांग्रेस और हिंदू रहनुमा जो थे हमेशा मुसलमानों के मफादात को नज़रअंदाज करते थे, और इस वजह से मुसलमानों ने कहा कि हमारी एक अलग सियासी जमात होनी चाहिए और जो हमारे मकासद जो है मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। फिर तकसीम बंगाल हुई जी। 1905 में जब तकसीम बंगाल हुई तो इस पर इंतज़ामी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, तो उन्होंने इसकी मुखालफत इस वजह से की कि यानी मशरक़ी और बंगाल और असम में मुसलमानों की अक्सरियत थी और इससे मुसलमानों को फ़ायदा था और हिंदू कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर शिमला वफ़द की मुखालफत जब 1906 में कांग्रेस ने हिंदुस्तान में मगरबी जमहूरियत का मुतालबा किया तो उन्होंने मुसलमानों ने कहा था कि हमें जुदागाना तरीका इंतखाब का मुतालबा दिया जाए ताकि मुसलमान अपने नुमाइंदे खुद जो है वो मुंतखब कर सकें, मगर कांग्रेस को इस पर भी उन्होंने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने मुसलमानों को एहसास हुआ कि हिंदू और कांग्रेस जमात कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं देंगे और ना ही कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी की बर्दाश्त कर सकती। इसकी ज़रूरत थी कि मुसलमानों को अलहदा जमात बनानी चाहिए। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया, जिसका पहला इजलास नवाब वक़ारुल मुल्क की क़यादत में ढाका में हुआ और बाकायदा तौर पर जिसके पहले सदर सरावा खान मुंतखब किए गए, और इसका मरकज़ी दफ्तर कहाँ पे? अलीगढ़ में बनाया गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है नेहरू रिपोर्ट। 1928 में हिंदुस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा आइन बनाने के लिए कमेटी तश्कील दी। जो कमेटी बनाएगी इसके सरबराह मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए जो रिपोर्ट इसमें जो पेश की गई वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से मशहूर हुई। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के जुदागाना तरीका इंतखाब को मुस्तरद किया गया। उनमें क्या कहा गया? इसकी जगह मखलूत तरीका इंतखाब की सिफारिश की गई कि जुदागाना ना हो, सबके लिए मिक्स एक जैसा होना चाहिए। मजलिस कानून साज में 1/3 नुमाइंदगी की बजाय आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी की सिफारिश की गई, क्योंकि मुसलमान तो जाहिर सी बात है हिंदुओं के मुकाबले बहुत थोड़े थे, तो उन्होंने कहा कि 1/3 ना दें, बल्कि आबादी के लिहाज से तो फिर मुसलमान तो बहुत कम बन रहे थे। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट की जितनी भी सिफारिशात थी मुसलमानों के मफादात और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ थी। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के अहम मुतालबात की मुखालफत भी की गई। अब इसके असरात क्या हुए? नेहरू रिपोर्ट की शाया होते ही ये बात मुसलमान रहनुमा पर वाज़ेह हो गई कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान से चले जाने के बाद भी हिंदू अक्सरियत में होने की वजह से मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। नेहरू रिपोर्ट ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इम्कान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यही वो तारीख़ी मकाम है जहाँ से दो कौमी नज़रिए से नज़रिया पाकिस्तान ने जन्म लिया। अब कायद-ए-आज़म का रद्द-ए-अमल था कि नेहरू रिपोर्ट में मिसाक लखनऊ के तमाम मुस्लिम मुतालबात मुस्तरद कर दिए, जिस वजह से इस अहम मोड़ पर कायद-ए-आज़म ने क्या कहा? यहाँ से हमारे रास्ते जुदा होते हैं, मगर इसके बावजूद मुसलमान और मुस्लिम लीग ने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान को तकसीम किए बगैर मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मगर हिंदू रहनुमाओं के मुसलमान मुखालिफ रवैये ने उन्हें अलग वतन हासिल करने पर मजबूर कर दिया। तो 9th क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था। उसके साथ मैंने आपको जो 2 क्वेश्चंस भेजे हैं, इन्हें आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखना भी है और उसके साथ साथ इसे याद भी करना है। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।